Hello students, welcome all of you for today's class of income tax. I hope you all are doing great and you are revising the income tax which we have already studied in the last classes. Previously we started with basic concept of income tax, जहाँ पे मैंने आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इनकम टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में कितने तरह के प्रोविजंस है, कैसे आपको पढ़ना है, हाउ टू ओवरऑल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। मैंने पूरा इनकम टैक्स का हिस्ट्री आपको बताया था कि कैसे कहाँ से अपने इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं, वेयर डू वी एंड, राइट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ओवरऑल जर्नी बताया था इनकम टैक्स में हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ हमारा चेक पॉइंट्स होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या बोला मैंने? जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। हम आज ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मतलब मैं बोल नहीं सकता कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इजी है और इसका मार्क्स वेटेज कम से कम 8 से 10 मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है। 8 से 10 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, इसका एग्जाम वेटेज, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली पे अटेंशन टू वॉट एवर आई एम सेइंग एंड जस्ट टू डू वॉट एवर आई एम सेइंग। एक एक करके अपने चलेंगे, ठीक है। आप ये बुक खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एंड ऑल्सो ओपन योर फाइंड आउट योर कैलकुलेटर एंड ऑल्सो बी रेडी विथ ऑल योर स्टडी नोटबुक्स एंड ऑल, बिकॉज सम चार्ट्स विल बी ड्रॉइंग इन दिस चैप्टर एंड साइड बाय साइड जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइज, इनकम टैक्स में अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि वेयर द जर्नी एग्जैक्टली स्टार्ट, द जर्नी एग्जैक्टली स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे। आज से ही हमारा इनकम टैक्स का ऑफिशियल जर्नी स्टार्ट है, जहाँ पे हम सीखेंगे कि एक पर्सन इंडिया में या तो रेसिडेंट होता है या तो नॉन रेसिडेंट होता है। मतलब सर ये तो हम जानते हैं इंडिया में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, आइदर यू आर एन इंडियन सिटीजन और यू आर ए नॉन इंडियन सिटीजन, राइट। हम सब इंडिया में बॉर्न हुए हैं, हम सबके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं या फिर हम सबके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो फिर हम इसे कहते हैं कि हम ओरिजिन इंडिया के हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं हमें ये चैप्टर समझना है कि सर अल्टीमेटली हमें ये बताइए कि चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। सर एक बात समझ में आना चाहिए आपको कि इंडिया में, मैं आपको सिंपल हिसाब बता रहा हूं, इंडिया में जो स्टेटस होता है, सबसे पहले टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए यू हैव टू डिटरमाइन अ स्टेटस कि आप इंडिया में क्या हो। आप इंडिया के सिटीजन हो या इंडिया के नॉन सिटीजन हो, डज नॉट मैटर, सिटीजनशिप डज नॉट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ योर्स, कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, वेदर इट इज़ अ रेसिडेंट और इट इज़ अ नॉन रेसिडेंट। तो ये हम सीखेंगे सबसे पहले निकालना कि आप इंडिया के रेसिडेंट कब माने जाओगे या फिर आप इंडिया में नॉन रेसिडेंट कब माने जाओगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे सवाल आता है कि आप इंडिया के रेसिडेंट कब माने जाओगे और इंडिया के नॉन रेसिडेंट कब माने जाओगे, ठीक है। देन अपने इसी चैप्टर में पढ़ेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अपने इसी चैप्टर में पढ़ेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब इंडिया में अगर आपका इनकम टैक्सेबल है तो कितना टैक्सेबल है, राइट। सो यहाँ पर देखिए, जब मैं बात करूँ ना स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सो इट डज नॉट मीन ओनली कि आपने जो इनकम इंडिया में कमाया है, अगर कोई इनकम अगर आप इंडिया के बाहर भी कमा रहे हो तो भी उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में आ सकती है कि नहीं आ सकती, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आज के दिन में ग्लोबलाइजेशन का एरा है, आप इंडिया में बैठ के भी आप फॉरेन में भी इनकम कमा सकते हो, राइट। आप फॉरेन में बैठ के भी इंडिया में इनकम कमा सकते हो, मतलब कोई भी कहीं पे भी बैठ के कहीं से भी इनकम कमा सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्सटेंसिवली which has been taking place now. So in this case it is very important to update the tax laws accordingly, and which our Indian government has done, and consistently they are being following the principles of international law by following the concept of residential status and the scope of total income. तो सर चलिए ये चैप्टर अपने स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में कि पहले मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जो मैं हर चैप्टर में लिखता हूँ, ये कोटेशन भी मैं आपको इसी कोटेशन के माध्यम से मैं आपको आज का क्लास स्टार्ट कराऊंगा, एंड आई होप ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे आपके माइंड्स में, एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कोटेशन। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, आई रिपीट, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। मतलब वो कोई भी जो विनर होता है ना, कोई भी अपने फील्ड में कहीं पे भी वो जो काम कर रहा है अपने फील्ड में, वो जो विनर होता है वो कभी भी कोई डिफरेंट काम नहीं करता, राइट। वो ऐसा नहीं है कि वो दिन में 24 घंटा काम करता है
या फिर वो ब्रेक नहीं लेता है, या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा डाइट फॉलो करता है, ही डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। वो कुछ कोई अननेचुरल उसको कोई पावर नहीं मिल के रखा है, राइट? उसके पास जो पावर है अपने पास भी वही पावर है, लेकिन दे डू थिंग्स डिफरेंटली। लाइक उनका काम करने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है, बट काम वो सेम ही करते हैं जो अपने करते हैं, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो ये लिखा हुआ है बाय शिव खेरा, मैं उनका बुक पढ़ चुका हूँ, यू कैन विन, आप सुने होंगे इस बुक का नाम। यू कैन विन में इन्होंने इस कोटेशन को यूज किया था, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो याद रखिएगा। एंड विद दिस पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ठीक है, सो गाइज बेसिकली ये दो चैप्टर है जो अपने पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस और एक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, लेकिन इसको मर्ज करके पढ़ाया जाता है बिकॉज दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब मैं आपको ना सेक्शन नंबर्स भी साथ साथ बोलते रहूंगा ताकि आपके दिमाग में सेक्शन नंबर्स भी छप जाए, सेक्शन नंबर्स भी आपको याद रखना है, साथ साथ इसका आदत डाल लीजिए। क्या होता है स्टूडेंट्स को बाद में पता चलता है यार पहले प्रोविजन पढ़ लेते, सेक्शन नंबर बाद में पढ़ेंगे, बाद में लर्न करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अरे रोटी खाओगे तो रोटी के साथ सब्जी नहीं खाओगे तो ऐसा होगा खाली रोटी पहले खा लो सब्जी बाद में खाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। रोटी और सब्जी तो दोनों साथ में मिलके खाएंगे ना, रोटी खाली रोटी भी नहीं खा सकते, खाली सब्जी भी नहीं खा सकते, यू हैव टू ईट रोटी प्लस सब्जी टुगेदर। सिमिलरली सेक्शन के साथ उसका जो प्रोविजन है दोनों साथ में ही पढ़ना है, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का जो सेक्शन नंबर है गाइस वो है सेक्शन नंबर 6। रेसिडेंशियल स्टेटस का जो सेक्शन नंबर है वो है सेक्शन नंबर 6, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम का जो सेक्शन नंबर है वो सेक्शन नंबर है 9, वो अपने करेंगे। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का जो सेक्शन नंबर है वो है सेक्शन नंबर 9, वो अपने करेंगे। तो सेक्शन नंबर 6 सबसे पहले बात करता है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। इसमें अपने को सीखना है कि इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले होता क्या है, कितने तरह के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं इंडिया में, और आप उसको कैसे डिटरमाइन करते हो, बस इतना ही सीखना है अपने को, राइट। तो गाइज let's start without wasting any time. What do we have to study? Basically an introduction I will be giving you about the residential status, post which I will be explaining you about the residential status rules of every kind of persons. मैंने क्या बोला? I will be explaining you the residential status rules of every kind of persons. मैं आपको इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाऊंगा, मैं आपको HF का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाऊंगा, मैं आपको फर्म्स AOP अदर पर्सन्स का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाऊंगा, और मैं आपको कंपनीज का भी रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाऊंगा। अगर आपको याद है देयर आर 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, आई रिपीट देयर आर 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स। हर एक कैटेगरी ऑफ पर्सन्स का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का तरीका भी अलग अलग होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस के रूल्स भी अलग अलग होते हैं। उससे अपने को पता चलता है कि रूल्स अकॉर्डिंगली यू नीड टू सेटिस्फाई एंड अकॉर्डिंगली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो इंडिया में रेसिडेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट अपने स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इजी है, बहुत आराम से करना, इजी एक बार में समझ में आ जाएगा। एग्जामिनेशन में 8 से 10 मार्क कहीं नहीं जाता। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन ऑफ इनकम इन इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन, इंडिया में आपका टैक्सेशन होता है दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, उस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, ये चेक करना पड़ेगा कि जो पर्सन जो इनकम टैक्स इंडिया में पे कर रहा है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, ये बताओ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। एंड साथ ही साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि उस जो इनकम वो कमा रहा है वो कहाँ पे एक्रू हुआ है और कहाँ पे रिसीव हुआ है। मतलब सर यहाँ पे हमें बेसिकली दो तरह के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट रूल्स। एक होता है रेसिडेंस रूल, एक होता है रेसिडेंस रूल, और एक होता है सोर्स रूल, और एक होता है सोर्स रूल। तो इंडिया में क्या होता है ना, दोनों फॉलो होता है, इंडिया में दोनों फॉलो होता है। एक होता है सोर्स रूल और एक होता है रेसिडेंस रूल। तो रेसिडेंस रूल मतलब क्या, रेसिडेंस रूल मतलब कि आप अगर इंडिया के रेसिडेंट हो तो आपका टैक्स इनकम, आपका इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप इंडिया के नॉन रेसिडेंट हो तो आपका इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। सिंपल है, क्योंकि आप इंडिया में नॉन रेसिडेंट हो, आप रेसिडेंट नहीं हो। सिमिलरली सोर्स रूल क्या कहता है गाइस, सोर्स रूल ये कहता है कि अगर हम इंडिया में कोई भी इनकम कमा रहे हैं, हम इंडिया में
कोई भी इनकम कमा रहे या फिर कोई भी इनकम जिसका सोर्स इंडिया है, जिसका सोर्स इंडिया है, तो वो इनकम भी कहाँ टैक्सेबल होगा, इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आप ये चेक करो रेसिडेंट, मतलब एक रेसिडेंस रूल होता है कि अगर कोई पर्सन किसी कंट्री का रेसिडेंट है तो उसी कंट्री में उसका इनकम टैक्सेबल होगा जहां पे वो रेसिडेंट है। तो ये भी हमारा कंट्री फॉलो करता है। नेक्स्ट, हमारा कंट्री ये रूल भी फॉलो करता है कि अगर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया से है और वो सोर्स ऑफ इनकम अगर इंडिया से है तो कोई भी पर्सन हो उसको इनकम टैक्स उसका इनकम इंडिया में क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। दिस इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, द रेसिडेंस रूल एंड द सोर्स रूल। तो रेसिडेंशियल रूल में अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है और सोर्स रूल में अपने को स्कोप ऑफ टोटल इनकम करना है। क्या अपने को पढ़ना है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। वी विल बी स्टडिंग स्कोप ऑफ टोटल इनकम। We will be studying scope of total income। अरे ठीक है, ओके चलिए। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड सब कुछ आपके माइंड में लिखा हुआ है, खाली इंट्रोडक्शन मैंने दिया, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अब स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन नंबर कौन सा है बताओ फटाफट, 6। सेक्शन नंबर क्या है, 6। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आते हैं। The concept of citizenship and residential status are very different from each other। स्टूडेंट्स को अक्सर ये डाउट होता है, सर अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं तो हमें इंडिया में टैक्स पे करना है, अगर हम इंडिया के सिटीजन नहीं है तो हमें इंडिया में टैक्स पे नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ, अभी आईपीएल चल रहा है, खैर ये वाला जो आईपीएल सीजन है ये तो इंडिया के बाहर हुआ, बट अगर आईपीएल इंडिया में होता है, जो नॉर्मली होता है, अगर आईपीएल इंडिया में होता है तो फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में आते हैं क्रिकेट मैचेस खेलने के लिए, तो उनको जो मैच फीस मिलता है, जो उनको वो मैच खेल के जो इनकम आता है। अब मुझे बताइए, क्रिस गेल अगर इंडिया आता है वेस्ट इंडीज का, क्रिस गेल तो वेस्ट इंडीज में रहता है, वो इंडिया आया मैच खेलने के लिए। सर क्रिस गेल इंडिया में आ रहा है मैच खेलने के लिए, तो अल्टीमेटली इनकम का कमा रहा है वो इंडिया में। तो क्या ये मैटर करता है कि क्रिस गेल इंडिया का रेसिडेंट है कि नहीं है? क्या वो इनकम जो वो इंडिया में कमा रहा है, क्या क्रिस गेल को उस पर इनकम टैक्स देना पड़ता है? बिल्कुल देना पड़ता है, बिकॉज द सोर्स रूल सैटिस्फाइज। सोर्स रूल सेज दैट इफ द प्लेस ऑफ एक्रूअल and receipt of income is in India, in that case you have to tax that income in India। आपको इंडिया में क्या करना पड़ेगा, वो इनकम को टैक्सेबल करना पड़ेगा, क्योंकि वो सोर्स कहाँ पे था, इनकम इंडिया में था। ठीक है, मान लीजिए और एक एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी लंदन में है, एक प्रॉपर्टी लंदन में है, ओके, वो प्रॉपर्टी लंदन में है और एक फॉरेनर उस लंदन के प्रॉपर्टी को बेचा और उसको पैसा भी इंडिया के बाहर मिला। आई रिपीट, एक प्रॉपर्टी लंदन में है, लंदन का प्रॉपर्टी बेच के फॉरेनर मतलब वो इंडिया में नहीं रहता है, उसे इनकम मिला। ठीक है, तो क्या वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा? सर क्या बात कर रहे हो, प्रॉपर्टी कहाँ पे है, लंदन में है, फॉरेनर कहाँ का है, इंडिया के बाहर है, तो इन दैट केस इंडिया में टैक्सेबल क्यों होगा? लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल को चेंज करूं, अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया में है, मान लो गुजरात में वो प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी वो ओन कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अगर वो प्रॉपर्टी बिकता है तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो इंडिया में लगेगा, उस पे जो टैक्स लगेगा इनकम पे वो कहाँ लगेगा, इंडिया में लगेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोर्स रूल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या सिटीजनशिप कोई भी रोल प्ले करता है इंडिया में? डेफिनेटली नो, सिटीजनशिप डज नॉट प्ले एनी रोल टू डिटरमाइन योर taxability of income in India, but residential status matters। रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर्स, रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिटरमाइन करेगा कि आपका इंडिया में इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है। सिटीजनशिप इज बेस्ड अपॉन द नेशनैलिटी ऑफ द पर्सन एंड इट इज इररेलेवेंट फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। इनकम टैक्स पर्पस के लिए वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। अ पर्सन मे बी अ फॉरेन सिटीजन, एक पर्सन फॉरेन सिटीजन हो सकता है, बट ही मे बी रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। पढ़ेंगे हम लोग, एक फॉरेन सिटीजन है सर, लेकिन वो इंडिया में ही पूरा साल रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, खाली एकदम प्रैक्टिकल डिस्कशन चल रहा है। सोचिए, एक फॉरेन सिटीजन है, नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है, बट इस साल वो पूरा का पूरा साल इंडिया में रहा है। सर पता है वो क्या बन जाएगा, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ही बिकम्स अ रेसिडेंट, ही बिकम्स अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इफ ही बिकम्स अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पहला रूल फॉलो हो गया, रेसिडेंस रूल। तो रेसिडेंस रूल तो यही बोलता है भाई, अगर तुम इंडिया का रेसिडेंट है ना, तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा गाइस, आई टीच यू आगे। देखिए सब कुछ क्या है ना, एक बार जब फ्लो में चल रहा है तो बता देता हूं।
लेकिन बाद में सब एक एक करके आएगा आगे। ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। क्या चल रहा है? ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। ग्लोबल इनकम मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड पे कहीं से भी वो इनकम कमाया, दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। अरे बच के चक कहा जाएगा, वो इंडिया का रेसिडेंट बन गया, मतलब सर इंडिया का राइट बन गया कि उसको ऑल ओवर वर्ल्ड पे जितना भी इनकम वो कमाया उस पे सबका टैक्स वो कहा देगा, इंडिया में देगा। बस अभी इतना समझ के चलिए। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम यूएस से, अगर हम इंडिया के रेसिडेंट है, इफ़ आई एम अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हम यूएस में कोई इनकम कमा रहे हैं तो यूएस वाला तो टैक्स लगाएगा ही, तो इंडिया वाला भी टैक्स लगाएगा। बिल्कुल यस, यानी सर एक ही इनकम पे डबल टैक्सेशन होगा। बिल्कुल यस, एक ही इनकम इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, यूएस में भी टैक्स लग रहा है, बट डू नॉट वरी, देयर इज अ क्रेडिट नोन एज फॉरेन टैक्स क्रेडिट। देयर इज अ क्रेडिट नोन एज फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, बट कैसे मिलता है वो भी रेलिवेंट नहीं है समझने के लिए। तो बस आप इतना समझिए कि कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच में कोई लिंकेज नहीं है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है हर एक पर्सन के लिए। हर एक पर्सन जो इनकम टैक्स दे रहे हैं इंडिया में, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है आपको, ठीक है। एवरी पर्सन लाइक इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, कंपनी, फर्म, सबका रेसिडेंशियल स्टेटस निकलता है। सबका रेसिडेंशियल स्टेटस के रूल्स भी अलग अलग प्रिस्क्राइब्ड है। Now, this residential status is determined based on the separate set of rules which is provided in the Act. यही रूल्स कहाँ पे लिखा है? सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन नंबर 6 में ये रूल्स लिखा हुआ है जो अपने को पढ़ना है, जो मैं आज ही आपको स्टार्ट कराऊंगा। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो एवरी पर्सन के लिए डिटरमाइन करते हैं फॉर एवरी प्रीवियस ईयर। मतलब एवरी ईयर दिस स्टेटस में चेंज, एवरी ईयर स्टेटस में चेंज। ऐसा नहीं है कि एक साल जो स्टेटस हो गया अगले साल वो ही रहेगा, नहीं सर, हर साल स्टेटस बदल सकता है, हो सकता है। आपको हर साल वो रूल्स अप्लाई करना है, हर साल के हिसाब से आपको हर बार वो कंडीशंस चेक करना। मतलब चेक पॉइंट हैज टू बी डन एवरी ईयर बिकॉज इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स। यू हैव टू चेक द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द एंटायर ईयर एंड नॉट इवन फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, नॉट इवन 6 months, 7 months, 8 months, फॉर फुल 12 months। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हर एक साल के लिए डिटरमाइन करता है एज इट में चेंज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। इस साल में रेसिडेंट हूँ, अगले साल में नॉन रेसिडेंट बन गया, फिर मैं रेसिडेंट बन गया, फिर मैं नॉन रेसिडेंट बन गया। एनीथिंग कैन हैपन। इट इज पॉसिबल दैट अ रेसिडेंट, इट इज पॉसिबल, देखिए क्या पॉसिबल है, देखिए मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में रेसिडेंस का रूल्स है, उसी तरह तो फॉरेन कंट्री का भी तो अपना रेसिडेंस का रूल होगा ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस के रूल्स है, वैसे यूएस में, यूके में, हर एक कंट्री का अपना अपना क्या है, फॉरेन का, आई मीन अपना अपना रेसिडेंशियल स्टेटस का रूल्स है। सो इफ एवरी पर्सन हैज इट्स ओन रेसिडेंशियल स्टेटस रूल्स, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट इज पॉसिबल दैट अ पर्सन इज अ रेसिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री एट द सेम टाइम फॉर द सेम असेसमेंट ईयर। पॉसिबल हो सकता है कि एक ही रेसिडेंट है फॉर मोर देन वन कंट्री, आई मीन एक पर्सन है जो रेसिडेंट है मोर देन वन कंट्री का, सेम टाइम में सेम असेसमेंट ईयर के लिए। पॉसिबल है सर, मतलब एक ही साल में वो इंडिया का भी रेसिडेंट है और वो यूएस का भी रेसिडेंट है। पॉसिबल है क्योंकि यूएस लॉज के हिसाब से वो यूएस का भी कंडीशंस मीट कर रहा है और इंडियन टैक्स लॉज के हिसाब से वो इंडिया का भी कंडीशन मीट कर रहा है। तो अगर वो दोनों के कंडीशंस मतलब सर क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा, मैं आपको बढ़ाऊंगा आगे। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में होगा कितना नंबर ऑफ डेज ही स्टेड इन इंडिया। इंडिविजुअल का क्या मानेंगे, सिर्फ इंडिया में कितना दिन वो रहा है, इंडिया में कितना दिन रहा है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि उसका स्टेटस क्या है। तो इट इज पॉसिबल दैट अ पर्सन इज रेसिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री एट द सेम टाइम फॉर द सेम असेसमेंट ईयर। Residential status under Income Tax Act has no relation with the provisions of FEMA. FEMA मतलब Foreign Exchange Management Act। देखिए Foreign Exchange Management Act अंडर द कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे फंड्स ट्रांसफर होते हैं इंडिया से इंडिया के बाहर, फॉरेन रेमिटेंस या फॉरेन इनवर्ड या फॉरेन आउटवर्ड जो भी होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, तो ओडीआई एंड एफडीआई जो भी है सब कुछ फेमा के अंदर गवर्नड है। तो इन दिस केस ये याद रखने का कि फेमा में भी अपने पढ़ते हैं
पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसका कोई कनेक्शन नहीं है विद द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ आईटी लॉ. आईटी लॉ मतलब इनकम टैक्स लॉ. इनकम टैक्स लॉ हैज इट्स सेपरेट नेक्सस, हैज अ सेपरेट कनेक्शन एंड इट विल डिटरमाइन इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स. उसमें उसका खुद का सेट ऑफ रूल्स डिटरमाइन किया जाता है. नेक्स्ट, इफ अ पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया इन अ प्रीवियस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, अगर वो एक साल में एक पर्टिकुलर ईयर में रेसिडेंट हो गया, रेलिवेंट टू एन असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कोई भी एक साल में वो किसी भी इनकम के लिए अगर रेसिडेंट हो गया, obviously he shall be deemed to be a resident in India in respect of अदर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑल्सो. अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि इस पर्टिकुलर इनकम के लिए हम रेसिडेंट है इंडिया के लिए, बट अदर पर्टिकुलर इनकम जो हम उसी साल कमा रहे हैं हम उसके लिए रेसिडेंट नहीं है. यहाँ गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप एक बार रेसिडेंट बन गए एक साल में एक इनकम के रिस्पेक्ट के लिए, तो आप हमेशा के लिए उसी साल के लिए यू विल बी डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया. आई रिपीट, इफ यू आर अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर अ प्रीवियस ईयर फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम, then you will be deemed to be a resident for each of the other sources of income. बाद बाकी sources के लिए आप क्या मान लिए जाओगे, deemed to be resident मान लिए जाओगे. Is it clear? तो ये रहा हमारा residential status का basic part introduction. I hope you will understand this and you will implement this in your mind. ठीक है, तो ये था एक basic introduction. अब अपने start करते हैं the official exam वाला point. यहां से अपने स्टार्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम लोग को समझ में आना चाहिए. सर रेसिडेंशियल स्टेटस का अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि वो इंडिया का रेसिडेंट है कि इंडिया का नॉन रेसिडेंट है. सो वी नीड टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज अ रेसिडेंट. अब ये पर्सन में पता है सब लोग आ जाएंगे, पर्सन में वो 7 कैटेगरी आ जाएगा. याद है पर्सन में 7 कैटेगरी, इंडिविजुअल HUF, अरे याद है इंडिविजुअल HUF, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, AOPBY एंड आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन. ये 7 कैटेगरी आ गए. तो 7 कैटेगरी के लिए हम लोग को हर एक कैटेगरी के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है. सर ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें सेक्शन 6 बताएगा. ये हमें कौन बताएगा? सेक्शन 6 बताएगा. ठीक है, तो गाइज रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है आपको चेक करना पड़ेगा. सबसे पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस बात करेंगे इंडिविजुअल का. ठीक है ना. हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिविजुअल मतलब मिस्टर ए, मिस्टर बी, हम जैसे लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं अपने. तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक कंडीशंस, क्या बोला मैंने, बेसिक कंडीशंस, वहां पे प्लीज लिखिएगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. बेसिक कंडीशंस सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. बेसिक कंडीशंस सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आपको फुलफिल करना पड़ेगा. अब वो बेसिक कंडीशंस में से एनी वन आउट ऑफ 2, आई रिपीट एनी वन आउट ऑफ 2 आप फुलफिल कर लेते हो तो आप इंडिया के क्या माने जाते हो, रेसिडेंट मान लिए जाते हो. अगर आप एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस इफ यू फुलफिल यू विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया. आपको रेसिडेंट मान लिया जाता है अगर आप कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर देते हो. अब वो क्या कंडीशन है वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे. सर तो फिर नॉन रेसिडेंट कब होगा? जब बोथ द कंडीशंस नॉट फुलफिल्ड, बोथ कंडीशंस नॉट फुलफिल्ड. ठीक है ना, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तब जाके वो नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा. जब दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तब जाके वो नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा. नॉर्मली रेसिडेंट कब माना जाएगा? जब कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर वो फुलफिल कर लिया तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा, नहीं तो वो दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल किया तो वो नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा. लेकिन बात यह खत्म नहीं होती. अगर रेसिडेंट हो गया ओनली इन केस ऑफ, प्लीज लिखते रहिएगा, ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF, ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF, ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF. अगर इंडिविजुअल HUF का मैं बात कर रहा हूं, खाली इंडिविजुअल HUF का मैं बात कर रहा हूं, अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल हो गया या रेसिडेंट HUF हो गया तब जाके आपको चेक करना पड़ेगा एडिशनल कंडीशंस विच इज देयर इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6. क्या बोला मैंने?
6(1) में क्या था? बेसिक कंडीशन। 6 सबसेक्शन 6 में क्या है? एडिशनल या सेकेंडरी कंडीशंस, कुछ भी बोल लो आप। अगर आप दोनों के दोनों सेकेंडरी कंडीशंस फुलफिल कर लिए, अगर आप इसमें भी क्या है, यू हैव टू फुलफिल both. You have to fulfill both. If you fulfill both, then you will be considered to be a resident who is ordinarily resident. मतलब resident के भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, बट क्लासिफिकेशन इज ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ। मतलब बाद बाकी कंपनी हुआ, फर्म हुआ, लोकल अथॉरिटी हुआ या एओपी बीओआई हुआ, इनके लिए बस आपको यही चेक करना है रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे कि सर खाली रेसिडेंट के लिए हमें क्यों चेक करना पड़ता है आगे। आई मीन खाली इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए व्हाई डू वी हैव टू चेक कि वो आरओआर है, मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, विच इज आरएनओआर। तो उसके लिए हमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 चेक करना पड़ेगा, जहां पे एडिशनल कंडीशंस मेंशन्ड है कि व्हेन यू विल बी कंसिडर्ड टू बी आरएनओआर। आप रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कब माने जाओगे? मतलब सर अगर हम रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिए गए तो फिर तो हम आरएनओआर हो गए। और बताइए आरएनओआर कब माने जाएंगे? बताइए मेरे को आरएनओआर कब माने जाएंगे? अगर इन दो कंडीशंस में से, अगर देखो शॉर्ट फॉर्म के लिए अगर मैं आपको बोलूं, ये है BC1 और BC2, तो BC1 और BC2 कोई भी आप फुलफिल करेंगे ना तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो जाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं एडिशनल कंडीशन 1 एंड एडिशनल कंडीशन 2, ये दोनों आप फुलफिल करोगे तो आप क्या मान लिए जाओगे? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। लेकिन इन दोनों में से एनी वन नॉट फुलफिल्ड, अगर एक भी फुलफिल नहीं हुआ ना तो क्या हो जाएगा पता है? वो हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर एक भी फुलफिल नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा? नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सर अगर हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट करेंगे तो हमें दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना है, नहीं तो हम ऑटोमेटिकली क्या गिर जाएंगे? नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट में फॉल कर जाएंगे। बहुत ध्यान से रखना। तो हमें क्या चेक करना है सर? बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। इंडिविजुअल के केस में रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, और नॉर्मली भी सब लोग के लिए हम रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ही चेक करते हैं। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल है और एचयूएफ है तो उसके लिए हम फर्दर और डिग इन करते हैं, और रेसिडेंट अगर बन गया तो हमें यह भी चेक करना पड़ता है कि वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। उसके लिए हमको एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ता है, उसके लिए हमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 चेक करना पड़ता है, और उस सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में हमें यह समझना पड़ता है कि अगर वो सेकेंडरी एडिशनल कंडीशंस मीट कर देता है दोनों का दोनों, तो वो बन गया ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वरना वो बन गया नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। बस इसके बाद आपको स्टेटस चेक कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना? ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि रेसिडेंट स्टेटस कैसे निकालना है। अब मैं उसका रूल्स आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, विच इज टॉकिंग अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल हम कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए मैंने आपको बोला BC1 और BC2, इसमें से आप कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लो, आपको हम इंडिया के क्या मान लेंगे? रेसिडेंट मान लेंगे। रिपीट, BC1 और BC2 आप कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लो, हम इंडिया के आपको क्या मान लेंगे? रेसिडेंट मान लेंगे। गाइज बहुत ध्यान से सुनना, इसमें ना फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट आया था, ठीक है? तो मैं आपको अलग से रेड हाईलाइट करने बोलूंगा। फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट आया था, तो ये अमेंडमेंट देखिए, अमेंडमेंट मतलब क्या? जो अमेंडमेंट मतलब ये रिसेंटली कुछ साल पहले प्रीवियस टर्म में अपडेट हुआ था, ठीक है? तो ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको दिमाग में रहे कि ये सब अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट पे फोकस रहनी चाहिए, ठीक है? अमेंडमेंट है, उस पे फोकस रहनी चाहिए, जो मैं इस बैच में पूरा अपडेटेड पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है? तो बेसिक कंडीशंस है BC1 और BC2। इंडिविजुअल इंडिया का कब रेसिडेंट माना जाएगा? एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर अ प्रीवियस ईयर इफ ही फुलफिल्स आइदर ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस। मतलब आइदर मतलब समझ गए, और आएगा इसमें, स्टूडेंट क्या समझेगा? और वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा अच्छा दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तब जाके रेसिडेंट है। मैंने ये नहीं बोला, वो एनी वन फुलफिल करेगा बेसिक और वो दोनों फुलफिल करेगा एडिशनल, तब जाके वो क्या मानेगा? ROR, मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट।
लेकिन अगर सर वो दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है, बेसिक कंडीशन, तो ही बिकम्स अ नॉन रेसिडेंट, एंड इफ ही बिकम्स अ नॉन रेसिडेंट उसको आगे ही बढ़ना नहीं है, देन द चैप्टर गेट्स ओवर. तो इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर अ प्रीवियस ईयर इफ ही फुलफिल्स आइदर ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस. तो सबसे पहला कंडीशन आता है कंडीशन नंबर 1, आइए देखते हैं. ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ कितना, देखिए 182, मतलब 182 डेज, 182 डेज, 182 और मोर बोला है. क्या बोला है? 182 और मोर, मतलब 182 भी रह लिया ना तो वो इंडिया का क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट. मतलब ही शुड बी रिसाइडिंग, मतलब ही शुड बी स्टेइंग इन इंडिया, ही शुड बी स्टेइंग इन इंडिया. मैं किसका बात कर रहा हूं? इंडिविजुअल का, क्योंकि इंडिविजुअल मोबाइल है, वो एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल कर सकता है. तो आपको हमेशा हमेशा ये देखना है कि वो इंडिया में कितना दिन रहा है. अगर वो इंडिया में 182 डेज और मोर, आई रिपीट, अगर वो इंडिया में 182 डेज, मतलब कम से कम अगर वो 182 डेज रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन ही विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया. उसको क्या मान लिया जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा. अगर वो इंडिया में कम से कम 182, ये 182 का कैलकुलेशन कैसे आता है पता है? 50% ऑफ रफली 365 डेज, 50% ऑफ 365 डेज, मतलब लगभग 365 दिन का 50%. अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपको ये आएगा. तो गवर्नमेंट बोलता है कि देखिए 182 और मोर होते ही आप इंडिया के क्या मान लिए जाएंगे? रेसिडेंट मान लिए जाएंगे. तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम 182 और मोर हो गया तो हमें इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा. वो भी किस साल का? प्रीवियस ईयर का चेक करना है हमेशा. मतलब 365 दिन में से आपको 2-3 साल का नहीं चेक करना, आपको हमेशा एक साल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है. तो 1 अप्रैल से, जिनके लिए प्रीवियस ईयर 2020 एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स के लिए, तो 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 के बीच में कितना दिन आप रहे इंडिया में, वो चेक करना है आपको. अगर वो 182 और मोर है तो आप इंडिया के रेसिडेंट है. या फिर प्रीवियस ईयर 21-22 में अगर आप 1421 से 31 मार्च 22 के बीच में रहे तो आप इंडिया के 182 और मोर, अगर 21 से 31 मार्च 22 के बीच में रहे तो आप इंडिया के रेसिडेंट मान लिए जाएंगे. ठीक है सर. ये क्या बोला है? और मतलब समझ गए, मतलब दोनों में से कोई बोला है, BC1 और BC2. ठीक है. सेकेंड कंडीशन क्या है ये देखते हैं. ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ कितना? ओ माई गॉड, खाली 60 दिन. अगर वो खाली 60 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा है इस साल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. देखिए इंडिया इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर मतलब लिटरल सेंस में प्रीवियस ईयर नहीं, मतलब करंट ईयर. प्रीवियस ईयर मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर, समझ गए ना? ये भी क्या है? करंट फाइनेंशियल ईयर. आई होप ये सब आप लिख रहे हो. ये क्या है? करंट फाइनेंशियल ईयर. तो कंडीशन 2 बोलता है अगर वो 60 डेज और मोर है करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस साल जिस साल आप स्टेटस निकाले उस साल वो कम से कम कितना दिन रहा है? 60 डेज और मोर. और साथ ही साथ वो पिछले 4 साल में एंड हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर. मतलब पिछले 4 साल में अगर वो 365 दिन, मतलब एक साल जितना दिन, समझ में आ रहा है आपको? पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल में. सर ये पिछला 4 साल मतलब क्या हुआ? ये पिछला 4 साल मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए. अगर मेरे लिए करंट ईयर प्रीवियस ईयर 2021 है तो मेरे लिए पिछला 4 साल क्या हो जाएगा बॉस? 1920, 18-19, 17-18 और 16-17. ये चारों मिला के अगर मैं कम से कम 365, एग्रीगेट देखना है आपको, ये चारों मिला के, अब मान लो इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, लेकिन इसमें 365 है, तो हो गया कंडीशन फुलफिल. आपको टोटलिटी में देखना है कि अगर उसके टोटल में पिछले 4 साल इमीडिएटली पिछले 4 साल 365 दिन या उससे ज्यादा है तो वो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है. और करंट ईयर में उसको क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 60. मतलब इसके साथ साथ, मतलब करंट ईयर में तो 60 और मोर है, और उसी के साथ साथ पिछले 4 साल में ही शुड बी स्टेइंग एटलीस्ट फॉर 365 डेज और मोर इन 4 एग्रीगेट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स. मतलब सर क्लैरिटी आ रहा है कि कंडीशन 1 बेसिकली एक साल के लिए ही बात कर रहा है, 182 और मोर, जिस साल में हम स्टेटस चेक कर रहे हैं. बट कंडीशन नंबर 2 हमेशा
खाली करंट ईयर नहीं, आपका पिछले 4 साल का भी रिकॉर्ड चेक करता है कि पिछले 4 साल में अगर आप 365 और मोर जितना रहे हो तो इस ईयर, किस ईयर, इस ईयर प्रीवियस ईयर 2021 में आप इंडिया के रेसिडेंट हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। सेम 21-22 में भी आप जाओगे तो 21-22 करंट ईयर है, उसके पिछले 4 साल क्या हो जाएगा बताइए, 2021, 19-20, 18-19 और 17-18। तो हमेशा ये ईयर्स चेंज होते रहेंगे, हमेशा ये ईयर्स क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। इज इट क्लियर क्या? अरे बोलिए बाबा। यस सर। तो प्रीवियस ईयर 2021 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, प्रीवियस ईयर 19-20, 18-19, 17-18। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो कंडीशन 2 में बात किया गया है कि अगर आप 60 डेज और मोर करंट ईयर में रहे हो, मतलब सर अगर मान लीजिए इस साल अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, करंट ईयर में मैं 58 रहा तो खत्म, बात खत्म, कंडीशन 2 गॉन, क्योंकि आपको 60 और मोर करंट ईयर बोला है, उसके साथ साथ प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 365 बोला है, बट या तो करंट ईयर में मैंने तो 58 डेज ही रहा, तो फिर मेरे लिए कंडीशन 2 भी फुलफिल नहीं हुआ, मेरे लिए कंडीशन 2 भी फुलफिल नहीं हुआ। इज इट क्लियर? तो ये रहा हमारा सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो 2 बेसिक कंडीशंस इंडिविजुअल का याद हो गया, कंडीशन 1, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 क्या है? करंट ईयर 60 डेज और मोर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 और मोर। इज इट क्लियर? एग्रीगेट। थैंक यू। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, आइए पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड देखते हैं। सर कुछ पॉइंट्स इसी से रिलेटेड आपको चेक करना है। देखिए, जब हम नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इंडिया में निकालते हैं ना, तो नॉर्मली 24 आवर्स इंडिया में रहना इज इक्वल टू 1 डे। नॉर्मली 24 आवर्स, मतलब एग्जांपल आपको देखिए, घंटे का कैलकुलेशन करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, राइट? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेकिन डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, प्रेजेंस ऑफ एसएससी फॉर 24 आवर्स इन इंडिया विल बी इक्वल टू 1 डे। ठीक है, जो नॉर्मली 1 घंटा 24 घंटे का होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको आवरली डेटा आपको दिया हुआ नहीं है, अगर आपको एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में आवरली डेटा आपको नहीं बताया है कि आप इंडिया में अगर, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर 365 डेज का फ्रेमवर्क लीजिए, एक पर्टिकुलर 365 डेज का फ्रेमवर्क लीजिए, कुछ पोर्शन के लिए, कुछ पीरियड के लिए आप दुबई गए थे, कुछ पोर्शन के लिए आप दुबई गए थे इसी साल, हो सकता है मान लो मैच देखने के लिए गए होंगे, ऑल्दो मैच अलाउड नहीं है, आप दुबई में गए, आप दुबई गए कोई काम से, सोचिए। तो जब आप दुबई गए, तो दुबई में जिस दिन आप दुबई छोड़े, सॉरी इंडिया छोड़े फॉर फ्लाइंग टू दुबई, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप छोड़े होंगे, 2 बजे की फ्लाइट है, 3 बजे की फ्लाइट है या 4 बजे की फ्लाइट है, तो उस पर्टिकुलर डे कुछ पोर्शन ऑफ आवर्स तो आप इंडिया में रहे होंगे, क्योंकि आप तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही छोड़ते हो ना एक कंट्री, व्हेन यू आर एन इंडिविजुअल। और आते वक्त भी जब आप दुबई से इंडिया वापस आ रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम में आप इंडिया आ गए होंगे। तो सर देखा जाए तो हमें तो आवरली कैलकुलेशन करना चाहिए, बिकॉज पासपोर्ट में जब आप चेक इन करते हो तो आपका पासपोर्ट में वो सही समय भी दे दिया जाता है कि आप किस टाइम पे, जब आप इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस करते हो, मतलब आप इंडिया छोड़ दिए, अब इंडिया छोड़ दिए, उसके बाद आप फ्लाइट का वेट कर रहे हो, इमिग्रेशन काउंटर के पहले तक आप अभी भी इंडिया में हो, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में कुछ जानते हो तो। सिमिलरली आते वक्त इमिग्रेशन काउंटर के बाद जब आप क्रॉस करते हो तो अब आप इंडिया में आ गए, क्योंकि आने का जैसे इमिग्रेशन है वैसे जाने का भी इमिग्रेशन है। तो सिमिलरली अगर आवरली डेटा सब में नहीं है तो आप क्या करोगे, जिस दिन आप दुबई फ्लाई किए फ्रॉम इंडिया, तो मान लो उस दिन आप इंडिया में ही थे, मान लो आप उस दिन इंडिया में ही थे, और जिस दिन आप दुबई से वापस इंडिया लौट रहे हो, ऑल्दो आप रात को मान लीजिए, आप सुबह मान लीजिए 6 बजे लौट गए, तो सुबह 6 बजे लौटे मतलब रात का 12 से 6 बजे सुबह, मतलब 6 आवर्स आप इंडिया में नहीं थे ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि आप 6 बजे लौटे हैं। बट ये लोग बोलेगा नहीं, आप उस दिन पूरा ही मान लो आप इंडिया में आ गए हो, पूरा 24 आवर्स का कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। अगर आवरली डेटा नहीं दिया हुआ है तो, अगर आवरली डेटा दिया हुआ ना, देन योर लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू। अभी हम लोग करेगा एक सम आगे जहां पे आवरली डेटा दिया हुआ है कि आप 3 बजे गए थे, 2 बजे आए, 4 बजे गए थे, 3 बजे आए, ऐसे करके दिया हुआ है अगर एग्जाम में, तो ऐसा गंदगी दिया रहेगा तो आपको भी सब में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू सॉल्व, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन।
तो यहाँ पे दिया हुआ है आवरली डेटा अगर नहीं है तो डे ऑफ अराइवल एज वेल एज डेट ऑफ डिपार्चर इज टू बी कंसिडर्ड इन द टोटल पीरियड ऑफ हिज प्रेजेंस इन इंडिया। मतलब आप पूरा का पूरा मान लेना वो इंडिया में ही था, आप पूरा का पूरा मान लेना वो इंडिया में ही था। सर एक और बात, जिसे मान लीजिए हम इंडिया में कुछ दिन चेन्नई में थे, कुछ दिन केरला में थे, कुछ दिन एमपी में थे, अलग अलग स्टेट्स में थे, तो क्या हम सेम प्लेस में ही इंडिया में नहीं रह सकते क्या? एंड कंटिन्यूअस स्टे, मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए ये पूरा एक साल है, ठीक है, ये पूरा एक साल है, 45 डेज के लिए आप दुबई गए, फिर बाद में कभी आप 2 डेज के लिए हांगकांग गए, फिर 5 डेज के लिए श्रीलंका गए, ऐसे कर करके आप आ रहे जा रहे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे देख लो कितना नंबर ऑफ डेज आप इंडिया के बाहर थे, 365 में से जितना नंबर ऑफ डेज आप इंडिया के बाहर थे वो माइनस कर दो और नेट कैलकुलेशन चेक करो, क्या ये 182 या और मोर है, या सेकेंड कंडीशन में जाओ, क्या ये 60 डेज और मोर है? आप समझ गए? तो बेसिकली बात यह है कि स्टे एट द सेम प्लेस इन इंडिया एंड कंटिन्यू स्टे इज नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली आपको 182 दिन रहना है, ऐसा नहीं है, बीच बीच में मैं आ रहा जा रहा हूं, मैं कर सकता हूं, नॉट अ प्रॉब्लम। आपको अल्टीमेटली ईयर एंड पे इवैल्यूएट करना है, लेट मी टेल यू, क्योंकि इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स, आपको ईयर एंड पे इवैल्यूएट करना है कि मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्योंकि जब तक मार्च नहीं खत्म हो जाता तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल ही नहीं सकते। अकॉर्डिंगली आपको टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर दैट ईयर देखना है, फॉर दैट ईयर बोल रहा हूं, कौन सा ईयर? दैट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर जो भी आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, 2021 या 21-22। The residence of an individual for income tax purpose has nothing to do with citizenship। ये मैंने आपको बताया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है इंडिविजुअल का वो सिटीजनशिप से कभी कोई मैटर नहीं करता, वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, डज नॉट मैटर। मैटर क्या करता है? नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे, कंडीशन 1, कंडीशन 2, 182 और मोर या 60 और मोर एंड प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर्स एग्रीगेट टोटल 365 डेज और मोर। ठीक है सर कुछ इलस्ट्रेशन करना चाहोगे आप? सर बिल्कुल करना चाहेंगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे ये हमें बताइए। सर अभी तक हम लोग ने क्या किया है मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बेसिक कंडीशन पढ़ाया है रेसिडेंट का, और मैंने आपको एडिशनल कंडीशन पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा, लेकिन आप कम से कम उस लेवल तक का तो सम करो कि अगर रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, बस उतना। उसके बाद अगर रेसिडेंट है तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा क्या? एडिशनल कंडीशन, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एडिशनल कंडीशन के लिए अब हमें क्या चेक करना है? एडिशनल कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है कि फुलफिल नहीं कर रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? एडिशनल कंडीशन जब हम आगे चेक करेंगे तो हम आपको जब एडिशनल कंडीशन पढ़ाएगा ना तो वापस एक बार हम इस सब में लौट कर आएगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए इतना समझिए इलस्ट्रेशन। मिस्टर जेड, चलिए सॉल्व करेंगे साथ साथ। मिस्टर जेड कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा। अच्छा आपको पता ही होगा ना मैंने क्या बोला था, XX मतलब क्या? अगर आपके लिए प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन टर्म है 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22, राइट, यानी अगर आप मई नवंबर 21 में एग्जाम दे रहे हो या जून दिसंबर 21 में एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए ये वाला प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है, दैट इज 2021 असेसमेंट ईयर 21-22। तो आपके लिए क्या हो गया? 2021 हो गया XX XY और असेसमेंट ईयर हो गया XY XZ। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हो 2022 में तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 21-22 और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 22-23। तो आपके लिए 21-22 क्या हो गया? XX XY और XY XZ, बात बराबर ही होगा, ठीक है ना? ओके, देखिए X कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई। फर्स्ट टाइम वो करेंट ईयर में 1 जुलाई, ये करेंट ईयर है, ठीक है, करेंट ईयर। तो 1 जुलाई वॉट एवर योर टर्म इज अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम में, मतलब आप सोच लीजिएगा, बिकॉज बार बार देखिए रिपीट करना 19, 20, 2021 अननेसेसरली टाइम बहुत किल करता है, इसलिए मैंने थोड़ा सिंपली कर दिया इस बार। मिस्टर जेड कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई, वो 1 जुलाई को इंडिया आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा। एंड वो इंडिया छोड़ दिया 30 दिसंबर को, वो इंडिया छोड़ दिया 30 दिसंबर को, ठीक है। सेम देखो XX दिया है, यहाँ पे भी XX, मतलब सेम ईयर वो 30 दिसंबर छोड़ दिया। डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर दिस प्रीवियस ईयर, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है।
तो बताइए इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? बताइए इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? बताइए इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? तो देखिए, जुलाई में वो आया, जुलाई में वो आया और दिसंबर में लौट गया उसी साल। तो जुलाई में 1 जुलाई को आ गया, तो पूरा जुलाई वो इंडिया में था। देखिए 1 जुलाई को आया, तो जिस दिन आया उस दिन भी वो इंडिया का ही माना जाएगा। तो 31 डेज हो गई जुलाई की, 31 डेज हो गई जुलाई की, 31 डेज हो गया जुलाई का। 31 के बाद अगस्त का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, और दिसंबर में देखिए कितना डेज था वो इंडिया में। वो इंडिया छोड़ा 30 तारीख को, तो 30 तारीख को इंडिया मानेंगे हम लोग कि वो 30 तारीख को भी इंडिया में, बोथ विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ स्टे ऑफ इज इंडिया। तो ये दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना, ये भी इंक्लूड हुआ, ये भी इंक्लूड हुआ। तो +30 किए, तो मेरा आंसर आ रहा है 183। मेरा आंसर आ रहा है 183। आपका भी यही आ रहा होगा, तो प्लीज स्टार्ट करिए। स्टे इन इंडिया फॉर 183 days इन प्रीवियस ईयर। जब आप एग्जाम में लिखोगे ना, तो आपका एग्जाम में प्रॉपर ईयर लिखा हुआ रहेगा, तो आप एग्जाम में प्रॉपर ईयर जो मेंशन है वही आप लिख देना। स्टे इन इंडिया फॉर 183 days इन प्रीवियस ईयर which is more than or equal to 182 days. Hence, he is a resident अंडर सेक्शन 6(1). इसलिए वो क्या है, रेसिडेंट। आपको सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करना, क्योंकि वो इस साल 183 डेज रह गया। ठीक है, विच इज मोर देन और इक्वल टू 182 डेज, हेंस ही इज अ रेसिडेंट। अब मैं इस लाइन को क्यों छोड़ा हूं, क्योंकि मेरे को रेसिडेंट के बाद फर्दर भी चेक करना है। क्या चेक करना है? एडिशनल कंडीशन चेक करना है कि वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वेट करेंगे। हाँ, एडिशनल कंडीशंस अभी नहीं बोल पाएंगे हम लोग, तो अभी इतना ही करके छोड़ दो। स्टीव वॉ एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, कम्स टू इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर। बहुत ध्यान से, हर साल 100 दिन आता है। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, इंडिया आता है हर साल 100 दिन, 100 दिन, 100 दिन, 100 दिन। तो सर कंडीशन 1 तो फुलफिल नहीं हुआ ना, क्योंकि इस एक साल में वो 182 से ज्यादा नहीं है। तो सेकंड कंडीशन क्या है सर? सेकंड कंडीशन है करंट प्रीवियस ईयर में 60 से ज्यादा होना चाहिए, जो है, प्लस 4 पीपीवाई में, पीपीवाई मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 से ज्यादा होना चाहिए। अब बताइए क्या वो 365 में है? करंट ईयर में 100 डेज है, तो वो हर साल तो 100 100 दिन आ रहे हैं, तो बोला इन एग्जामिनेशन आई मीन इलस्ट्रेशन में। तो हर साल अगर वो 100 100 दिन आ रहा है, तो आपको तो 4 साल का चाहिए। तो 4 साल में कितना दिन आया होगा वो? 400 दिन। तो 400 दिन अगर 4 साल में आया है, तो 365 से ज्यादा है। तो सेकेंड कंडीशन के बेसिस पे वो क्या बन गया पता है? इंडिया का रेसिडेंट बन गया। वो क्या बन गया? इंडिया का रेसिडेंट बन गया। तो चलिए, ये आप कैसे करोगे? ये आप कैसे करोगे? देखिए, स्टेड इन इंडिया फॉर more than 60 days in current previous year and have been staying in India
for more than 365 days in 4 preceding previous years, that is 4 into 100, that is 400 days. Hence, he is a resident. Hence, he is a resident. ये आपका आंसर है, इसलिए वो क्या है, रेसिडेंट है. अब ये फर्दर क्या होगा ये हमें बाद में पढ़ना है. ये फर्दर क्या होगा ये हमें बाद में पढ़ना है. ठीक है ना गाइस. सो दिस इज द अल्टीमेट पिक्चर. एडिशनल कंडीशन अभी हमें नहीं पढ़ना है, वो हमें बाद में देखना है. अभी आप खाली रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट चेक करिए. फर्स्ट कंडीशन तो लगेगा ही नहीं, सेकंड कंडीशन लग गया. सेकंड कंडीशन के बेसिस पे हम लोग ने आंसर को कंक्लूड कर दिया. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. मिस्टर बी एक कैनेडियन सिटीजन है, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. एक साल दे दिया आपको, ये मेंशन कर दिया एक साल, कि वो 1617 में सबसे पहली बार इंडिया आया था. और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1617, 1718, 1819, 1920, 2020, मतलब 5 साल का इंफॉर्मेशन दे दिया आपको कि 1617 में, 1718 में, 1819 में, 1920 में और 2021 में, ये 5 साल में वो इंडिया में कितना कितना दिन रहा था. He was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days, 70 days respectively. मतलब सर समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 साल का 5 नंबर ऑफ डेज दे दिया. डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर दिस असेसमेंट ईयर. फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब फॉर प्रीवियस ईयर 2021, मतलब आपको इस साल का जो इंफॉर्मेशन दिया है, इस साल के बेसिस पे आपको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. अगर हमें 2021 का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, इस सब में 2021 है. नॉर्मली ये एक साल आप आगे बढ़ा दो, आप 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 कर दो, तो सब अकॉर्डिंगली खाली ईयर चेंज होगा, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, आंसर वैसा ही रहेगा. मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया एक पर्टिकुलर ईयर को लेके, तो 2021 यहां पे XX XY इसलिए नहीं लिखा वरना आप समझ नहीं पाते. ठीक है, तो मैंने यहां पे नॉर्मल पूरा और एक्चुअल डेटा दिया है, एक्चुअल डेटा जैसे आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है. तो 20 सब खाली समझाने के लिए. तो 2021 में क्या है बताइए, 2021 में वो कितना दिन रहा, 70 डेज. ही स्टेड इन इंडिया फॉर 70 डेज. तो करंट प्रीवियस ईयर में उस कितना दिन रह गया, 70 दिन रह गया. और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 55 60 90 150 कितना दिन रह गया, 55 प्लस 60 ऐड कर देंगे, 90 और 150. 55 60 90 और 150, तो 55 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 150, 355 आ रहा है. कितना आ रहा है, 355. सो पिछले 4 साल वो इंडिया में 355 डेज था. पिछले 4 साल वो इंडिया में 355 डेज था. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. पिछले 4 साल वो इंडिया में 355 डेज था. तो गाइज ये था इसका डेटा. क्या ये करेंट ईयर में 182 और मोर है, नहीं. क्या करेंट ईयर में 70 है, हाँ. विच इज मोर देन 60, यस सर. विच इज मोर देन 60, यस सर. लेकिन ये पिछले 4 साल में 355 है, तो सर ये इंडिया का रेसिडेंट नहीं होगा. क्यों, क्योंकि पिछले 4 साल में 365 और मोर होना चाहिए, तभी जाके वो इंडिया का रेसिडेंट होता. देखिए, स्टेड इन इंडिया फॉर 70 days in current previous year, but was in India for 4 previous years
but was in India for 4 preceding previous years for 355 days. Being less than 365 days. So he is a non-resident. He is a non-resident अंडर सेक्शन 6(1). अब देखिए इसमें आपका आंसर यही क्लोज हो गया, यहां पे आपका आंसर यही पे क्लोज्ड। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आरओआर और आरएनओआर तो रेसिडेंट के बाद जाएगा ना, यहां तो नॉन रेसिडेंट है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहां खाली ही इज अ नॉन रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6(1), यहां पे आंसर गेट्स क्लोज्ड। तो करंट प्रीवियस ईयर में 70 डेज, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 355 डेज, तो पिछले 4 साल में 355, करंट ईयर में 70, अकॉर्डिंगली आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है सर। सो ये रहा हमारा 3 इलस्ट्रेशन, आई होप आपको समझ में आया। एंड दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग द सम्स इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। एग्जामिनेशन का सम्स हम लोग करेंगे, अभी एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग ने इसको किया। सो आई होप आपको समझ में आया गाइज, एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एज इन हाउ यू हैव टू एक्चुअल में अप्लाई दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस। अब लास्ट में अपने आते हैं द नेक्स्ट पार्ट फॉर द इंडिविजुअल। बहुत ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Special cases where condition 2 is not applicable. Special cases where condition 2 is not applicable. ऐसा कौन सा केसेस है जहां पे आपका कंडीशन 2 नहीं लगेगा, मतलब ओनली कंडीशन 1 लगेगा, ओनली कंडीशन 1 लगेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरा बात को। सर मतलब नॉर्मली आपने बोला कंडीशन 1 और कंडीशन 2, समझ में आ गया सर, अभी तक क्लियर था। अब आप बोल रहे हैं कि कोई कोई केसेस में ऐसा है जहां कंडीशन 2 लगेगा ही नहीं, मतलब वहां पे आपको क्या चेक करना है, कंडीशन 1, मतलब कंडीशन 1 हमेशा लगता है बट कंडीशन 2 कुछ केसेस में नहीं लगता है। कंडीशन 1 हमेशा लगता है बट कंडीशन 2 कुछ केसेस में नहीं लगता है। अब वो क्या केसेस है जहां कंडीशन 2 नहीं लगता है वो हमें समझना है, बिकॉज कंडीशन 2 इज अ लिटरली, अगर आप देखो थोड़ा इजी कंडीशन है, करंट ईयर में 60 और मोर और पिछले 4 साल में 365 और मोर, तो अपने आप क्या आप किस में गिर गए, पिछले 4 साल में 365, अपने आप यू विल बिकम अ रेसिडेंट। सो गवर्नमेंट ने बोला अरे भाई इस प्रोविजन के वजह से जो कंडीशन 2 है, तब तो हर कोई इंडिया में रेसिडेंट बनने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड बहुत ज्यादा लैकुना हो जाएगा लॉ में। डेफिनेटली दोज पीपल हु स्टे abroad and who wants to come to India for some family functions, for some family business, या कोई एनी पर्पस के लिए वो इंडिया में आ रहे विजिट करने के लिए, तो सर वो भी अननेसेसरली इस प्रोविजन के शिकार बन जाएंगे और उनका रेसिडेंस इंडिया में आ जाएगा, जबकि वो इंडिया में बहुत कम दिन रहते हैं, इंडिया में विजिट करने के लिए आए हैं। तो गाइज ये हम समझेंगे कि कौन कौन सा जेन्युइन केसेस है जहां कंडीशन 2 को गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किया है, मतलब वहां आपको खाली कंडीशन 1 चेक करना है और कंडीशन 1 बोलता है 182 डेज और मोर, बस आपको वही देखना है और आपको कुछ भी नहीं देखना। इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर? तो कंडीशन नंबर 1 यू विल चेक ओनली व्हेन कंडीशन 2 इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, बाद बाकी दोनों देखना है। तो ये अपने चेक करते कि कब कब कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कंडीशन 2 इज टू बी इग्नोर्ड इन द फॉलोइंग 2 केसेस। 2 केसेस है जहां पे कंडीशन 2 अप्लाई नहीं होगा। इन सच केसेस द रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन ओनली कंडीशन 1, दैट इज स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। तो कंडीशन 1 क्या था, 182 दिन और या उससे ज्यादा इंडिया में है तो फिर वो इंडिया में रेसिडेंट मानेगा। तो आपको वही कंडीशन चेक करना, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो कंडीशन 2 तो अप्लाई नहीं हो रहा है, कंडीशन 1 भी फुलफिल नहीं हुआ बिकॉज 182 से कम है, तो अपने आप इंडिया का क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट बन गया, अपने आप इंडिया का क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट बन गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। नाउ लेट मी टेल यू कि व्हाट आर दोस केसेस वेयर कंडीशन 2 विल नॉट बी एप्लीकेबल। ओनली कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब देखना ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं करना है, बस कंडीशन 1 चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे गाइस ध्यान देना, गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स के लिए बात की है। किसके लिए बात की है, अपने सिटीजन्स के लिए बात की है, इंडियन सिटीजन्स के लिए बात की है, इंडियन भारतीय सिटीजन्स के लिए बात की है।
अब वो भारतीय सिटीजन्स के लिए क्यों बात की, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए नॉर्मली इंडियन सिटीजन्स का घर बार सब यही है, वो कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक्ड है, इंडियन सिटीजन है मान लो। अब वो अगर, मैं आपको एक जेन्युइन एग्जांपल दे रहा हूं, वो इंडिया में रहता था, आप इंडिया में रहते हो राइट, आप इंडिया सिटीजन हो राइट, आप CA में क्लियर किए राइट, उसके बाद आपको कई फॉरेन कंट्री से ऑफर आया जॉब का, आप जॉब करने के लिए चले गए राइट। तो मुझे बताइए, आप एक इंडियन सिटीजन हो, आप इस साल जॉब करने के लिए जा रहे हो, आप जॉब करने के लिए इंडिया छोड़ रहे हो, यू आर लीविंग इंडिया एंड यू आर गोइंग आउटसाइड इंडिया, यू आर लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो इस साल, जब मैं इस साल बात करूं, जब आप जॉब के लिए, जब आप जॉब आपका इंडिया के बाहर होने वाला है, तो आप नेचुरली इनकम कहां कमा रहे हो, इंडिया के बाहर कमा रहे हो। तो इस साल मैं बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, इस साल जस्ट बिकॉज आप 60 डेज और मोर इंडिया में रहे हो, और आप पिछले 4 साल में मान लीजिए, अरे आप CA में तो इस बार क्लियर करो, तो पिछले 4 साल तो इंडिया में थे ही, और इस साल मान लीजिए आप 20 साल में जा रहे हो, मान लीजिए आप 100 दिन या 100 दिन रहने के बाद जा रहे हो, मान लीजिए आप आफ्टर 100 डेज जा रहे हो, मतलब अप्रैल में जून रफली 3-4 महीना हो गया, आपका रिजल्ट है, उसके बाद आपको नौकरी मिल गई, आप जा रहे हो, तो कंडीशन 2 तो लग गया ना आपके ऊपर। आप करंट ईयर में 60 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 से भी ज्यादा, तो इस साल आप इंडिया के रेजिडेंट हो, जबकि आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ जॉब आउटसाइड इंडिया। सो इन दैट केस गाइज, आपके ऊपर कंडीशन 2 सरकार नहीं लगाएगी, सरकार बोलेगी नहीं, इस साल 182 और मोर अगर हो गया ना, तब आपके ऊपर लग जाएगा, तो तब प्रॉब्लम आ जाएगा। मान लीजिए इस साल आपको जॉब ऑफर लेट से आया, आप 182 डेज पूरा रह लिए इंडिया में, तब आपको जॉब ऑफर आया, तब आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, तब कोई मतलब नहीं है, तब कंडीशन 2 नहीं लग रहा है, बट कंडीशन 1 लग जाएगा, बिकॉज कंडीशन 1 बोलता है 182 और मोर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कम से कम वो केसेस तो बच गए ना, कि जो 60 और मोर के वजह से इसमें फंस रहे थे, तो वो इंडियन सिटीजन जो वैलिडली इंडिया छोड़कर जा रहे हैं बाहर जॉब करने के लिए, तो इस साल उनके ऊपर सेक्शन कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड माई कॉन्सेप्ट, यू अंडरस्टूड वाई दिस प्रोविजन केम, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है, more than understanding the provision कि why a provision is getting introduced, so that you will never forget in future कि provision क्यों आया था। तो देखिए एक बार स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिटीजन के बारे में बात बोल रहे हैं खाली, बस, नॉट फॉर फॉरेन सिटीजन्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में इसको बहुत कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। फॉरेन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है, अरे यार उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उसके लिए कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों है, लेकिन खाली हमारे सिटीजन्स के लिए जो इंडिया छोड़ रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ रहे हैं, आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं, तो इन दैट केस वो अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़े तो कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो इंडियन सिटीजन है। और एक बात समझिए, अगर कोई इंडियन नेवी में जो शिप होता है ना, शिप, मर्चेंट शिप, जो शिप इंडिया के बाहर जा रहा है, और मैं एक क्रू मेंबर है, रुस्तम मूवी याद है, क्रू मेंबर, आई एम अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, मेरी जो शिप है वो इंडिया के बाहर जाती है, एंड आई वर्क इन द शिप, so I am a crew member of Indian ship, I go outside India working in that ship। so गवर्नमेंट बोलती है अगर मैं एक क्रू मेंबर हूं ना इंडियन शिप का, किसका शिप का, इंडियन शिप का, जो इंडिया के बाहर जा रही है, तो मेरे पे भी सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी मेरे को खाली फर्स्ट कंडीशन देखना है। मेरे को इस साल में, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें भी वही चीज होगा, मान लीजिए क्रू मेंबर है, वो पूरा का पूरा मेजॉरिटी टाइम इंडिया के बाहर रहता है, कुछ दिनों के लिए जब वो आता है इंडिया, शिप जब आती है, शिप के साथ आता है, शिप के साथ ही चला जाता है, शिप के साथ जब आता है तो कुछ दिनों के लिए इंडिया में आता है, 60 डेज 70 डेज 100 डेज इंडिया अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, अननेसेसरी कंडीशन 2 उसको रेसिडेंट इंडिया में बना देगा, और उसका वो रेसिडेंट अगर वो इंडिया के बाहर भी अगर कोई इनकम कमा रहा है तो उसका इंडिया में टैक्स कर देगा, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो सरकार ने बोला नहीं, अगर मैं एक क्रू मेंबर हूं और इंडियन शिप का हूं, जो इंडिया के बाहर जा रहा है, फॉरेन शिप्स नॉट इंक्लूडेड, इंडियन शिप का मेंबर हो और एक क्रू मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, पता चल जाएगा आपको, एग्जाम में लिखा रहेगा कि मिस्टर आनंद है या मिस्टर डी है या मिस्टर ई है, मिस्टर ए है, वो एक क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, दिमाग लगा लेना उसी समय, सर उसके ऊपर कंडीशन 2 नहीं लगेगा, और कंडीशन 2 नहीं लगा मतलब कंडीशन 1 लगा देना। इज इट क्लियर क्या? अरे बोलिए बाबा। हाँ सर। तो बात बहुत सिंपल है इन केस। अच्छा, अब इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आया, पता है क्या कंफ्यूजन आया? देखो एक बात, इंडियन सिटीजन
इंडिया के बाहर गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, कंडीशन 2 नहीं लगा। इंडियन सिटीजन जो एक मेंबर ऑफ या फिर एज अ मेंबर ऑफ क्रू, एक क्रू मेंबर की तरह गया ऑफ एन इंडियन शिप, बाहर गया, नहीं लगा। बाहर गया, नहीं लगा। क्या नहीं लगा? कंडीशन 2 नहीं लगा। क्या लगा? कंडीशन 1 लगा। अब गवर्नमेंट यह बोलती है, सुन मेरा बात, अगर क्रू मेंबर शिप में बाहर जा रहा है तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट आ गया था कैलकुलेट करने के लिए कि पीरियड कंडीशन 1 के लिए 182 डेज कैसे निकाले, कंडीशन 1 के लिए 182 डेज कैसे निकाले। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, मतलब बहुत डिफिकल्ट आ रहा था खुद क्रू मेंबर को निकालने के लिए कि मैं कैसे निकालूं, मैं कितना दिन इंडिया में आया हूं, कि शिप आ रही है, जा रही है, कौन सा डेट लेना है, कौन सा डेट नहीं लेना है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स बढ़ा। तो गवर्नमेंट ने, आप लिख सकते हो, रूल 126 बोल के एक रूल इंसर्ट किया। रूल 126 बोल के एक रूल इंसर्ट किया, एक मैनर इंसर्ट किया कि किस बेसिस पे एक क्रू मेंबर जो बाहर गया है इंडियन शिप में, कंडीशन 2 अप्लाई नहीं है, कंडीशन 1 लग रहा है, 182 डेज वाला कंडीशन लग रहा है, उसको किस बेसिस पे अपना 182 डेज का कैलकुलेशन करना है, वो बेसिस बताया गया रूल 126 में। रूल 126 प्रोवाइड्स the manner of computing period of stay in India for crew member, for crew member. Rule 126 provides the manner for computing the period of stay in India for crew member. वो क्या है रूल, ये भी यहां पे लिखा हुआ है, आइए देखते हैं एक बार। In case of an individual being a citizen of India and a member of crew of a foreign bound मतलब foreign जा रहा है, ship leaving India, the period of stay in respect of a voyage मतलब एक पर्टिकुलर शिप जो पैसेंजर्स को लेके जा रहा है, या फिर एक इंडियन पोर्ट से कोई भी आउटसाइड इंडियन पोर्ट में जा रहा है, एक इंडियन पोर्ट से टू अ पोर्ट आउटसाइड इंडिया जा रहा है, इट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग पीरियड। मतलब क्रू मेंबर कौन सा डे अपने स्टे में इंक्लूड नहीं करेगा, उसको बता दिया गया कि वो कौन सा डेज अपने स्टे में इंक्लूड नहीं करेगा। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, 365 में से, अगर लीप ईयर नहीं है तो 365, अगर लीप ईयर है तो 366, 365 में से उसको एक पर्टिकुलर पीरियड माइनस करना पड़ेगा कि जो पीरियड जो रूल 126 में लिखा हुआ है वो पीरियड को अपने पीरियड ऑफ स्टे से हटा देगा, और जो बचा हुआ पीरियड है वही माना जाएगा पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। तो मेरा बात बहुत ध्यान से सोच के समझो कि कौन सा वो पीरियड होना चाहिए कि वो इंडिया में नहीं माना, मतलब माना जाएगा कि वो इंडिया में नहीं है। सर जो पीरियड वो शिप में था, जो पीरियड वो शिप में था, वो शिप अगर सर्टिफाई कर देता है कि वो पीरियड शिप में उस डेट्स को शिप में था, तो सब वो तो इंडिया में, मतलब जो इंडिया के बाहर शिप गई है इसका मतलब वो शिप में था तो इंडिया में नहीं था, वो शिप में था तो इंडिया में नहीं था। तो ये एक ऑथेंटिकेटेड प्रूफ हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, और इसी को इनकम टैक्स रूल्स ने भी प्रिस्क्राइब किया 126 में, रूल नंबर 126 में, कि हम मानेंगे कि जिस दिन क्रू मेंबर ने शिप ज्वाइन किया एंड जिस दिन उसने साइन ऑफ किया, साइन ऑफ मतलब शिप को लीव किया, कौन से डॉक्यूमेंट के हिसाब से, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट विच विल बी इश्यूड बाय द शिप। तो जिस दिन ज्वाइन किया है और जिस दिन साइन ऑफ किया है वो पूरा दिन को हम उसका 365 में से हटा देंगे, और जो नेट बचता है, हम नेट, जैसे मान लो एग्जांपल, अगर ये 188 डेज होता है, एग्जांपल दे रहा हूं खाली, अगर ये 188 डेज होता कि ये पीरियड वो शिप में रहा है, तो 365 में से 188 अगर मैं माइनस करूं, 177
आ गया, ये 177 बोलेगा कि वो इंडिया में रहा है। तो 126 के हिसाब से आपको ये पीरियड क्या है, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो देखो, eligible voyage means a voyage undertaken by a ship engaged in carriage of passengers or freight in international traffic to and fro from Indian port to a port outside India। ठीक है ना। देखिए इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सवाल है, ये शिप वाला के ऊपर बहुत अच्छा सवाल है, वो एक बार मैं करवा देना चाहता हूं, एक बार अपने चेक करेंगे प्लीज। देखिए देखिए, तो सबसे पहले समझ गए, इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ क्रू है, बाहर जा रहा है, नहीं लगेगा कंडीशन 2, कंडीशन 1 लगेगा। क्रू मेंबर कैसे निकालेगा सर, जिस दिन वो साइन ऑफ, जिस दिन वो ज्वाइन किया से जिस दिन साइन ऑफ किया है, एज पर कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिज टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। दैट्स इट, फिनिश्ड। देखो एक बार नीचे आओ गाइस, इलस्ट्रेशन में प्लीज आओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप। ध्यान से, आनंद क्या है, इंडियन सिटीजन, ध्यान से। और सिंगापुर बाउंड मतलब सिंगापुर जाने वाली इंडियन शिप है, क्रू मेंबर है उस शिप का, मतलब कंडीशन 2 आनंद में नहीं लगने वाला है। विच इज एंगेज्ड इन पैसेंजर्स कैरेज ऑफ पैसेंजर्स इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम विच पोर्ट, इंडियन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। सर एक इंडियन पोर्ट से ही डिपार्ट होनी चाहिए टू नॉन इंडियन पोर्ट। कब डिपार्ट कर रहा है, 6th of June, 6 जून को ये डिपार्ट कर रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, वॉट एवर 2021 और 21-22, 2021 या 21, मतलब आपका प्रीवियस ईयर के लिए आपको स्टेटस डिटरमाइन करना है फॉर द असेसमेंट ईयर, सेम है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम। Assuming that his stay in India in the last 4 years preceding the current previous year, मतलब इस current previous year के preceding 4 साल में इसका period of stay 4 साल, खाली कंफ्यूज कर रहा है आपको। ये चाहिए क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन, मेरे को चाहिए नहीं ना। कंडीशन 2 इज नॉट एप्लीकेबल, कंडीशन 2 भैया एप्लीकेबल ही नहीं है, इंफॉर्मेशन बेकार है, नॉट रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट, ये बेकार इंफॉर्मेशन है, नॉट रेलिवेंट। एंड लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स में 750, ये काम का है, क्यों है बाद में बताएंगे। तो पिछले 7 साल में 750 दिन रहा है और पिछले 4 साल में 400 दिन रहा है। इस साल वो 6 जून को अपना चेन्नई पोर्ट छोड़कर जा रहा है। ठीक है, अब आपको डेट्स दिया कुछ, देखिए। डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, जिस दिन वो शिप ज्वाइन कर रहा है, जिस दिन वो शिप ज्वाइन कर रहा है उसके हिसाब से 6 जून को वो ज्वाइन कर रहा है। जिस दिन वो साइन ऑफ कर रहा है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के हिसाब से वो 9th दिसंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9th दिसंबर को वो साइन ऑफ कर रहा है। यानी ये पीरियड पूरा का पूरा क्या होगा पता है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिज स्टे इन इंडिया। यही बोलता है रूल नंबर 126। कितना पीरियड इंडिया में स्टे नहीं मानेगा। तो देखिए 6 जून से 9 दिसंबर, क्या बोला मैंने, 6 जून से 9 दिसंबर। तो 6 जून से 9 दिसंबर क्या आ रहा है देखिए, 6 जून से 9 दिसंबर क्या आ रहा है देखिए, 6 जून छोड़ दिया है, 6 जून छोड़ दिया मतलब इंडिया में नहीं है। इसको भी आप इंक्लूसिव मानेंगे फॉर रूल 126, मतलब सर 6 जून में वो इंडिया में नहीं था, नहीं था। तो 30 डेज जून का होता है, आप 5 दिन को हटाएंगे, क्या हटाएंगे, 5 दिन, क्योंकि 6 तारीख को भी आपको पीरियड चाहिए, पूरा टोटल में आपको पीरियड चाहिए। तो 30 - 5 गिव्स मी 25। जून का 25 दिन वो इंडिया में नहीं था। जून का 25 दिन, हाँ जून का 25 दिन वो इंडिया में नहीं था, मतलब 6 तारीख से वो बाहर है, मतलब 25 दिन वो इंडिया में नहीं था। तो जून का 25 दिन हो गया, जुलाई का 31 डेज हो गया, अगस्त का 31 डेज हो गया, सितंबर का 30 डेज हो गया, अक्टूबर का 31 डेज हो गया, नवंबर का 30 डेज हो गया, और दिसंबर में कितना दिन, कितना कब आया, वो कब आया, उस दिन भी वो हम मानेंगे इंडिया में नहीं था, +9, +9, कितना दिन नहीं था, +9।
तो टोटल गाइज अगर आप ध्यान से देखो 188 डेज इस पीरियड में आ जाता है, 188 डेज इस पीरियड में आ जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पीरियड इंडिया के बाहर माना जाएगा, क्योंकि इस समय वो शिप में था गाइज, शिप में था। तो जिस दिन से शिप ज्वाइन किया, से जिस दिन से शिप साइन ऑफ किया, इंक्लूडिंग बोथ द डेज विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। तो 188 डेज अगर वो इंडिया के बाहर था, जैसे आप समझ गए होंगे, जून का 25, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 9 डेज। तो 188 नहीं, सॉरी 187। तो 187 डेज अगर वो इंडिया में नहीं था, तो नेट 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 वो इंडिया में कितना था सर? तो 365 में से मैं 187 माइनस करता हूं तो मुझे आता है 178 डेज। वो उस साल इंडिया में 178 डेज था। एंड अगर वो 178 डेज था तो बताइए कंडीशन 1 फुलफिल की नहीं? नहीं सर, 182 और मोर होना चाहिए। अगर ये 182 और मोर होता तो इंडिया का रेसिडेंट हो जाता ही। बट कंडीशन 2 नहीं लग रहा है। देखिए कंडीशन 2 क्यों नहीं लग रहा है सर? 178 है, 60 और मोर है, और प्रीसीडिंग साल समय तो 400 दिन। आप इसको मान लेते, आप तो मान लेते कंडीशन 2 नहीं, कंडीशन 2 लगाएंगे और रेसिडेंट कर देते, गलत हो जाता आंसर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए लिखना, लिखना स्टार्ट करिए। एज पर रूल 126 the period spent in ship will be excluded from his period of stay in India will be excluded from his period of stay in India. Hence, after reducing 187 days from 365 days, his period of stay comes to 178 days in India. Section 6(1) is not applicable. Section 6(1) is not fulfilled as his period of stay is less than 182. Further, second condition of section 6(1) is not applicable in case of crew member of इंडियन शिप। बस समझ गए? Hence, Mr. Anand is considered to be non-resident। आनंद क्या हो जाएंगे? नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। ना तो कंडीशन 1 फुलफिल हो पाया, ना कंडीशन 2 फुलफिल हो पाया। ठीक है,
सो ये था ये सम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए, ब्रेक के बाद अपने फिर ये क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप पॉज कर सकते हो, आप ये वीडियो को पॉज कर लो, पूरा राइट अप कर लो। ठीक है, और अभी अपने ब्रेक पे चलते हैं। ठीक है, विल सून कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू सो मच गाइज, and I hope you understood today's class very, very nicely.